हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल आरकेम। आज का वीडियो किसी स्टडी, किसी टॉपिक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जेई का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे उस पेपर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ पे मार्क्स लाने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का टाइटल है गिव योर बेस्ट। मतलब आपको इसमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी से कंपेयर करके उससे ऊपर नहीं जाना है, बल्कि अपनी एबिलिटीज़ का जो बेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं खाली उतना ही करना है आपको। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहला टिप अपना बेस्ट देने के लिए आपको अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में एकदम टॉप नॉच रहना होगा। यदि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने कितनी भी स्टडी की हो एग्ज़ाम के लिए। पर एट द फाइनल डे ऑफ द एग्ज़ाम अगर आपकी हेल्थ ख़राब है या फिर अगर आपको एंग्जाइटी है या फिर आप डर रहे हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने पिछले 2 साल 2.5 साल में कितनी भी तैयारी कर ली हो। तो हम आज सबसे पहले यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ये टिप नंबर 1 सबसे पहले दिया गया है, हाउ टू मेंटेन योर फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे। किसी को भी आप देख के अपनी क्षमता के अनुसार फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ हम एक ब्रीफ आउटलाइन देते हैं आपको किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। देखिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है जिससे कि आपकी एंग्जाइटी कम होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उस कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने के कारण आपको जो क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आ रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एक आंसर पे तो आप उसको टिक करेंगे और पेपर में फाइनली आंसर आते वक्त वो क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपका ब्रेन फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ आपका फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। फिज़िकल एक्टिविटी किस तरह की कर सकते हैं आप? फिज़िकल एक्टिविटी में यू कैन इंक्लूड योगा, जो बेस्ट तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आजकल बहुत चल भी रही है। कैलिस्थेनिक्स, दैट इज़ बॉडी वेट वर्कआउट, ये भी कर सकते हैं आप। अ सिंपल डांस कैन ऑल्सो डू द जॉब। अगर आप कोई भी गाना चला के डांस करेंगे 15 से 20 मिनट, देखिए एक्टिविटी आपको ऐसी करनी है जिसमें आपको पसीना आने लग जाए, कि पसीना आना इज़ अ साइन दैट यू हैव डन योर फिज़िकल एक्टिविटी इन अ गुड वे। या फिर आप सिंपली जॉगिंग और वॉकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, जितना डिफ़िकल्ट आप फिज़िकल एक्टिविटी करना समझते हैं उतना डिफ़िकल्ट ये है नहीं। खाली 30 मिनट की भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे ना, तो वो 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपकी बॉडी में धीरे धीरे ट्रिमेंडस चेंज लाएगी और आप खुद ही हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, ये आप डांस कर सकते हैं या फिर यू कैन रन इन द पार्क, you can enjoy with your friends, you can enjoy with kids, be it any sort of physical activity. There is no compulsion that you have to do a fixed sort of physical activity. Any physical activity will do the job as long as it is, जब तक कि आप उसको इतना करते हैं 30 मिनट कम से कम एक अच्छी तरह से, मतलब आपके पसीने आ जाएं, तब तक आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी काफ़ी है। इस मैटर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी करें, कौन सी नहीं करें। जो भी एक्टिविटी आपकी बॉडी को ईज़िली इन अ कंफर्टेबल वे सूट करती है उसे कीजिए, लेकिन करिएगा ज़रूर। मेरी बात मानिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में, जो कि आपका रिज़ल्ट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम डिस्कस करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल वेल बीइंग के लिए मेरे हिसाब से प्राणायाम और ध्यान से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए प्राणायाम इन द मॉर्निंग टाइम और इन द इवनिंग टाइम व्हेन द सन सेट्स, इन दोनों टाइम पर आप 5 से 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं होते 5 से 10 मिनट, अगर आप एक दिन का फ्रैक्शन निकालें 5 से 10 मिनट क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट प्राणायाम एंड ध्यान विल गिव टू यू, तो आप पाएंगे ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। तो प्राणायाम और ध्यान आप रेगुलरली कीजिए डेली बेसिस पे। इससे आपका मेंटल फंक्शनिंग इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि जो टॉपिक आपको पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे में भी समझ में नहीं आता था, वो अब आपको 10 से 15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा और याद भी एकदम परफेक्टली रहने लगेगा वो।
तो प्राणायाम और ध्यान पे भी फोकस कीजिए, अपने मेंटल वेलबींग पे। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपना जो पढ़ाई है उसको पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। पेपर में जाते वक्त वो लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं या फिर याद नहीं रहता, घबरा जाते हैं। तो ये फिज़िकल और मेंटल हेल्थ उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए काम आएगी आपके। तीसरा हम डिस्कस करते हैं हेल्दी फूड हैबिट्स। देखिए, फिज़िकल एक्टिविटी आपने कर लिया, मेंटल हेल्थ के लिए प्राणायाम आपने कर लिया, लेकिन अगर आपका फूड हैबिट अच्छा नहीं है, अगर आप कुछ भी जंक फूड खा जाते हैं, जैसे इस वीडियो में दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं, एक पिक्चर दिखा रहा है जंक फूड, दूसरा पिक्चर दिखा रहा है एक डिस्ट्रॉयड साइकिल और एक जंक साइकिल। तो अगर आप इस तरह का जंक फूड खाएंगे ना, तो ये आपकी बॉडी में इस तरह का इफ़ेक्ट डालेगा, आपकी बॉडी भी इस ख़राब टूटी फूटी साइकिल की तरह हो जाएगी, जो कि काम करने लायक नहीं बचेगी। अगर आप इतना हैवी फूड खाएंगे, सबसे पहले आपको इंडाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करेंगे। कई बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठते ही नींद आती है हमको। वो इसी कारण से कि आपका फूड ही ऐसा है कि बॉडी की एनर्जी पढ़ाई में तो लगी नहीं रही, बॉडी की एनर्जी सारा की सारी फूड को डाइजेस्ट करने में लग रही है। तो अगर आप अपनी टंग को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करके अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे टुवर्ड्स स्टडीज़ बाय ईटिंग लाइट फूड, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर गुड हेल्थ। अब हम कुछ हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में हेल्थ को लेके आता है कि हेल्थ मेंटेन करना इस वायर नेटवर्क की तरह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन यकीन मानिए, हेल्थ मेंटेन करना बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, और इससे आसान चीज़ और इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़, इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ आपके लिए कोई हो भी नहीं सकती। तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही इजी टिप्स जो सब फॉलो कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला टिप तो ये है, ये आपको दिख रहा है एक टाइमर। टाइमर से क्यों दिखाया गया इस पिक्चर में, इसका कारण यही है कि आप अपने फूड को टाइम टू टाइम डेली एक फ़िक्स टाइम पे खाइए। अभी सभी लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो घर पे फ़िक्स टाइम पे फूड खा भी सकते हैं आप। तो फिक्स टाइम पे फूड खाने से बॉडी हर दिन उसी टाइम पे वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल्स रिलीज़ करती है। अगर उस टाइम पे आपने बॉडी को फ्यूल दे दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो तुरंत डाइजेस्ट होके और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी आपको रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर आप अनटाइमली फूड खाएंगे तो क्या होगा उससे कि बॉडी में फूड डाइजेस्ट होगा नहीं। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, सारी एनर्जी फूड डाइजेशन में ही लग जाएगी। सारी एनर्जी फूड डाइजेशन में लग गई तो पढ़ाई में तो दिमाग लगना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ईट योर फूड टाइमली डेली। डू नॉट स्किप योर मील्स, ईट एनर्जेटिक एंड हेल्दी फूड ऑन डेली बेसिस एंड ऑन अ फिक्स टाइम। दूसरा, आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, उनको ढंग से धो के साफ़ करके कुछ कच्चे फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स खाने पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कुक्ड फूड जो होता है वो कभी कभी बॉडी को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। उस कारण से हमें लेथार्जी आती है, आलस आता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कभी कभी आप ट्राई कीजिए कच्चा सैलड खाने के लिए, कच्चे टमाटर खा लीजिए, कच्चा खीरा भी खा सकते हैं आप। ये अनकुक्ड फूड, अनप्रोसेस्ड फूड इज़ द नेचुरल वे टू ईट योर फूड। इसको खा के आप बहुत लाइट फील करेंगे। 3 दिन ट्राई करके देखेंगे आप खुद ही अपनी बॉडी पे चेंजेस महसूस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पढ़ने का आपका आगे से मन करने लगेगा। एंड यू विल बी टारगेटिंग टुवर्ड्स योर गोल, मतलब आप गोल की तरफ फोकस रहेंगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि बॉडी आपकी हल्की है तो एनर्जी आपके माइंड में कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सिंपली ग्रैबिंग अ पीस ऑफ फ्रूट विल ऑल्सो डू द जॉब। अभी आप बीच में चलते फिरते कभी कभी चिप्स खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे, बिस्किट्स खा लेंगे, विच आर नॉट गुड फॉर द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। उसकी जगह आप अपने पास 1-2 फ्रूट्स रखिए, धुले हुए, अच्छे से साफ़ किए हुए। उन फ्रूट्स को अगर आप बीच बीच में कंज्यूम करते हैं तो दे विल गिव यू एन इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर टू। मतलब तुरंत एनर्जी मिलेगी और फाइबर भी अच्छा रहेगा उनमें, जिससे कि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहेगी बॉडी की। तो देखा आपने कितना इजी है हेल्थ को मेंटेन करना। फालतू में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लोग इस चीज़ को।
चलिए, ये हमारी फिज़िकल मेंटल वेलबींग के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडी हैबिट्स के बारे में। हालांकि मुझे पता है कि ये एंड टाइम आ गया है, अब एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं आप लोगों के, तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आपका स्टडी हैबिट्स में लाना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने उस तरह के चेंजेस यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किए हैं, बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस डिस्कस किए हैं जिनको हर कोई ईज़िली अपने डेली शेड्यूल में उतार सकता है और उनका इफ़ेक्ट भी वो देख सकता है। सबसे पहला चेंज जो अपने स्टडी हैबिट्स में आप कीजिए, एनालाइज योर मिस्टेक्स योर सेल्फ। इसका मतलब, और एनालाइज वर्ड पे देखिए यहाँ पे बोल्ड कर रखा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसे ही बैठ जाते हैं, उस पेपर को कभी एनालाइज ही नहीं करते। एनालाइज भी करते हैं तो ऊपर ऊपर से करते हैं, हाँ ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई, ठीक है अगली बार से नहीं करेंगे। बट हेयर एनालिसिस मीन्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक्स। आप देखिए, आप एक कॉपी बनाइए एनालिसिस के लिए, आप उस कॉपी में लिखिए आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मिस्टेक्स हो रही है, आप उनको नोट डाउन कीजिए और डेली उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स कहाँ हुई। डेली आप पेपर देंगे तो डेली अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ कीजिए। तो अगर आप डेली अपनी मिस्टेक्स को अगर 1% भी इम्प्रूव डेली करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके फाइनल रिजल्ट में इतना ट्रिमेंडस चेंज आएगा। आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही ईजी तरीका भी अपने आप सामने आने लग जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि कोई टीचर हमारी मिस्टेक्स एनालाइज करेगा, घर वाले हमारी मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे। बट यू आर योर बेस्ट टीचर, बिलीव दिस। अगर आप अपनी मिस्टेक्स खुद एनालाइज करने की इच्छा रखते हैं तो फिर उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। दूसरी चीज़, डोंट फील अशेम्ड टू एक्सेप्ट देम। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी मिस्टेक्स को तो एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन हमको लगता है यार ये मिस्टेक तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसी मिस्टेक मेरे से कैसे हो गई। तो यू फील अशेम्ड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड दस यू आर, और इसीलिए आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव भी नहीं कर पाते उन पॉइंट्स पे, क्योंकि आपको तो शर्म आ रही होती है उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में। तो अपनी मिस्टेक्स को हैंड टू हैंड एक्सेप्ट कीजिए, किसी को दिखाना नहीं है आपको कुछ भी। अपनी मिस्टेक्स खुद तक रखिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको करेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा, टाइम स्पेंट वर्सेस वेटेज ऑफ अ टॉपिक। अभी कभी कभी क्या होता है कि एक टॉपिक जो होता है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा होता है। कितनी भी पढ़ाई आप कर लीजिए उस टॉपिक के बारे में, कितना भी बुक से पढ़ लीजिए, कितना भी टीचर्स आपको समझा दें, लेकिन वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा होता है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, उस टॉपिक का वेटेज देखिए कि एग्ज़ाम में उस टॉपिक का वेटेज कितना आया है प्रीवियस पेपर्स में। क्या वो टॉपिक वाकई में इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको करना ज़रूरी ही है? क्या वो टॉपिक इतना वेटेज कवर करता है कि उस टॉपिक को अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मेरा बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाएगा? अगर ऐसा है तो उस टॉपिक को तैयार करने के कुछ और तरीके निकालिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन वेरी वेल स्किप दैट टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि वो टॉपिक आपकी इतनी एनर्जी खा जाएगा कि आप बाकी इजी टॉपिक्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे एंड दस आप उन टॉपिक्स में भी गलती कर जाएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते थे। ध्यान रखिए, इधर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉपिक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपसे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होते हैं तो उनको ज़रूर कीजिए, बट ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते ही हैं जो किसी को नहीं समझ में आ रहे होते, तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग साइड में रख के अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना जो मीडियोकर पॉइंट है, मतलब जो आपको ठीक ठीक लगता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और आपकी जो वीकनेस है उसको एंड में, जैसे कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है और आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो उसको एंड के लिए रखिए कि ठीक है इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, इसको मैं एंड में देखूंगा, लेकिन इस टॉपिक के चलते जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको मैं गंवाऊंगा नहीं। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये बोल्ड में, इटैलिक में और बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में क्यों लिखी गई है, इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितने बड़े शब्दों में लिखी गई है। प्रैक्टिस, करेक्ट, लर्न, रिपीट। प्रैक्टिस, करेक्ट, लर्न, रिपीट, मतलब प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए एग्ज़ाम्स में, आप क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर पाएँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस
और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस तो सभी लोग कर लेंगे, चलिए मान लीजिए 50% लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पेपर कभी कभी एनालाइज नहीं करते और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करते, तो फिर उस प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर कीजिए, पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चंस में जो जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उनको करेक्ट कीजिए और उन मिस्टेक्स को एक रजिस्टर में नोट्स बना लीजिए कि ये मिस्टेक्स मेरे से हुए। उन रजिस्टर में नोट्स बना लिया आपने तो वो आपके माइंड में दोबारा से रिवाइज हो गया कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं करने। उन मिस्टेक्स से आपने लर्न किया कि मुझे कैसे अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड देन अगेन रिपीट द प्रोसेस, मीन्स देन अगेन प्रैक्टिस, करेक्ट, लर्न। इस चीज़ से क्या होगा, एंड टाइम पे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास पूरा तैयारी होगी और आप इतने इम्प्रूव हो चुके होंगे क्योंकि आपने अपनी कई मिस्टेक्स पे तो काम कर लिया है। तो उतनी मिस्टेक्स तो आपसे पेपर में होनी ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता उन मिस्टेक्स का होने का। होंगी भी तो 90% तो आप में इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा उन मिस्टेक्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस, करेक्ट, लर्न एंड देन रिपीट। नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। अभी जेई का टाइम आने ही वाला है। कई बच्चे इस टाइम पे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में दूंगा तो कैसा रिज़ल्ट आएगा, अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा, मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं जेई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। ये सब विचार मन में आते हैं मॉक टेस्ट देते वक्त। लेकिन मॉक टेस्ट का मेन मकसद ये नहीं है। मॉक टेस्ट का खाली एक ही मकसद है, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप 10% पे हैं तो मॉक टेस्ट देने से आप 8% पे नहीं आ जाएंगे, मॉक टेस्ट देने से आप पक्का 15% पे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेस करना, मॉक टेस्ट का मतलब आपको एलिवेट करना बाय करेक्टिंग एंड एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। तो मॉक टेस्ट देना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी पता लगेगी, कौन से सेक्शंस आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं वो पता लगेगा, उस चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आप खुद ही फाइंड आउट कर पाएंगे मॉक टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस भी खुद ही कीजिए कि मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे विद इन अ गिवन टाइम लिमिट मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फाइनली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। जो फाइनल पेपर आपके सामने आएगा तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, इसकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी तो छोड़िए, पेपर आपके सामने आएगा तो आपको उससे डरना बिल्कुल नहीं है। ये पेपर आपका कोई फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ तय नहीं करता, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू। उसको उसी तरह से ईजी वे में लीजिए। तो पेपर से अगर आप नहीं डरे तो 50% जंग तो आप मान लीजिए आपने वहीं जीत ली, ठीक है। नेक्स्ट हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉप लुकिंग फॉर सच स्ट्रैटेजीज ऑन इंटरनेट। अभी का टाइम ऐसा है कि कई बच्चे इंटरनेट पे स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे होंगे, हाउ टू सॉल्व जेई मेंस पेपर इफेक्टिवली, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेई मेंस पेपर। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को इंटरनेट पे ढूंढना बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसका कारण क्या है, अ स्ट्रैटेजी विच इज़ परफेक्ट फॉर वन कैंडिडेट मे बी हज़ार्डस फॉर अनदर। मतलब एक कैंडिडेट के लिए जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है दूसरे के लिए वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है। वो क्यों, मान लीजिए किसी इंटरनेट आर्टिकल में आपको मिला कि मैथ्स का पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए और मैथ सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, बट इन योर केस योर मैथ्स इज़ वेरी वीक। तो अगर आपके केस में मैथ्स बहुत वीक है और आप मैथ्स का पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो गया वहीं पे। अगर आपका कॉन्फिडेंस चला गया तो इसके बाद जो ईजी टॉपिक्स हैं उनमें भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वहाँ भी आप सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो आप अपना पेपर खुद सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। आप देखिए कि आपको सबसे पहले कितने मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं टू क्रैक जेई मेंस। उस मार्क्स को स्कोर करने के लिए आप देखिए कि आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, उस मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इन दोनों के रिलेटेड जितना टाइम एक क्वेश्चन को आपको देना है आप उतना टाइम दीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, ना तो आप ज़्यादा टाइम देंगे किसी एक क्वेश्चन को, ना आप कम टाइम देंगे किसी एक क्वेश्चन को। इस चीज़ के बारे में एक और एनालिसिस का वीडियो मैं अगले
वीडियो में पोस्ट करूँगा एनालिसिस के लिए आर्टिकल कि किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मार्क्स जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए चाहिए, उसके लिए कितने क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने होंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तीसरा ये देखिए, आपके स्किल्स को सबसे ज़्यादा क्या सूट करता है। हो सकता है आपकी फ़िज़िक्स अच्छी हो सकता है आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो या फिर मैथ्स अच्छी हो। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सबसे पहले उसी को पेपर में पकड़िए। उससे क्या होगा कि उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पेपर में पकड़ने से एक आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे बाद में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजीली कवर अप कर पाएंगे। तो इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर सबसे जल्दी मूव कीजिए, सबसे पहले मूव कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद डिफ़िकल्ट पार्ट पे मूव कीजिए। अब चौथा पॉइंट, टेक अ लुक एट ऑप्शंस ऑल्सो। अब टेक अ लुक एट ऑप्शंस ऑल्सो का मतलब सबसे पहले नज़र में ये नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन के हर समय उसको ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा और हमें बाकी सारे क्वेश्चन जो हमारे समझ में आ रहे हैं वो अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करें, जो क्वेश्चन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा या 50% ही समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि 50% ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे टू द क्वेश्चन। तो 50% ऑफ द ऑप्शंस तो ऐसे डिलीट हो जाते हैं। बचे आपके पास 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में से एक चूज़ करना ज़्यादा आसान है कि 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना। तो 2 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना ज़्यादा आसान है ऑब्वियसली। तो इस केस में आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक ऑप्शन आपको उसमें से आसानी से चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट, डू व्हाट यू नो बेस्ट। ये हमने थर्ड पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया। इससे अगला पॉइंट, नेगेटिव्स कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर स्कोर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए पेपर में। जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है सबसे पहले वो सॉल्व कीजिए। 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको 90% कॉन्फिडेंस है उनको सॉल्व कीजिए। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको 50 या 60% कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चंस में तुक्के मत लगाइए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो, देन डोंट फ्लूक इन दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में तुक्के मत लगाइए। उन क्वेश्चंस में अगर आप तुक्के लगाएंगे तो आपके बचे कुचे मार्क्स भी नेगेटिव के फॉर्म में जा सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए पेपर में, कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपके आए बहुत हाई होने चाहिए। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट टिप्स, ये तो हमने अभी फिज़िकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली, पढ़ाई से रिलेटेड कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बात कर ली। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स रहते हैं जो आपको इमोशनल वेलबींग में बहुत हेल्प करते हैं। वो क्या? ग्रैटिट्यूड, हैबिट ऑफ सेइंग थैंक्स। यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग विच यू हैव गॉट फ्रॉम दिस नेचर, फ्रॉम पीपल अराउंड यू, फ्रॉम गॉड और एनीवन who has provided any kind of service to you, whether it is for the exchange of money or not for exchange of money, that doesn't matter. Only thing that matters is you should be grateful to those people, that those people have helped you in the times you needed them the most. Okay, तो ये पिक्चर सभी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 2 पिक्चर से आप क्या डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, एक आदमी कॉफ़ी का मग लेके हाथ में बैठा है परेशान, बिल्कुल भी इसकी तरह परेशान मत होइए। ये इस पेपर का रिज़ल्ट ये बिल्कुल भी तय नहीं करेगा कि आप कौन हैं और आपकी राह आगे की ज़िंदगी में क्या होगी। आप एकदम खुल के जिए, पेपर को एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पेपर ये नहीं डिटरमाइन कर सकता कि आप लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं और आप कितने ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं। इसके आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे। कई बच्चे IITs में होके भी लाइफ में आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते और कई बच्चे नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़ के भी आगे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस इन योर फ्यूचर लाइफ। ओके, तो इसको इतना
उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए एक पेपर की तरह। ठीक है, एक पेपर है सिंपल, उसको मुझे सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, उससे ज़्यादा इस पेपर का लोड दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि आगे कॉलेजेस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लाइफ में, कोई भी कहीं भी जाके फिट हो सकता है, ये अपने मन में मान के चलिए। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ठीक है, और इसके बाद कीप काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए बिल्कुल। इसीलिए लाइन एंड में रखी है कि एंड में आपको ये लाइन अपने दिमाग में 3 बार दोहरानी है। कीप काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट, कीप काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट, कीप काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट। इससे क्या होगा, अगर आप काम रहेंगे तो जो आपको आता है वो तो अपना बेस्ट दे ही पाएंगे। काम और कॉन्फिडेंस से जो आपको अपना बेस्ट आता है वो आप परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में, एंड दैट इज़ ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस पेपर। जो आपको आता है उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते कुछ भी करके, लेकिन जो आपको आता है वो तो आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो वो ही अपना बेस्ट तरीके से परफॉर्म कीजिए। तो इसी के साथ अपना इस वीडियो में एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे कि जेईई के पेपर को सॉल्व कैसे करना है, और यही एक अंतिम चीज़ नहीं है जीवन में, इसके आगे भी बहुत राह है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।